एक बड़ी प्राचीन कथा है, शायद तुमने कभी पढ़ी हो तो भी तुम समझ ना पाए होगे, क्योंकि वो कहानी इस ढंग से कही गई है कि उसे अज्ञानी पढ़ें तो मनोरंजन समझें, ज्ञानी पढ़ें तो जीवन का परम रहस्य बन जाए। तुमने बैताल पच्चीसी का नाम सुना होगा। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो भी कोई ज्ञानियों की बात हो सकती है, बैताल पच्चीसी। पर इस देश ने बड़े अनूठे प्रयोग किए हैं। इस देश ने ऐसी किताबें लिखी हैं जिनको बहुत तलों पर पढ़ा जा सकता है, जिनमें परत दर परत अलग अलग अर्थ हैं, जिनमें एक साथ 2, 3, 4 और 5 अर्थ दौड़ते रहते हैं, जैसे एक साथ 5 रास्ते चल रहे हों, पैरेलल, समानांतर। तो जिसकी जो सुविधा हो, एक छोटा बच्चा भी बैताल पच्चीसी पढ़ के प्रसन्न होगा और परम ज्ञानी भी पढ़ के प्रसन्न होगा। खोजी को मार्ग मिल जाएगा, पहुंचे हुए को मंजिल की प्रतिभिज्ञा होगी। जो नहीं खोजी, नहीं पहुंचा हुआ है, उसके लिए सिर्फ चित्त का मनोरंजन होगा, वो भी क्या कम है, थोड़ी देर को मन बहलाव हो जाएगा। बैताल पच्चीसी की पहली कथा है। 25 कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, लेकिन पहली तुमसे कहता हूं। पहली कथा है कि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक फकीर आया। सुबह का वक्त था। रिवाज के अनुसार लोग सम्राट को भेंट चढ़ाने सुबह सुबह आते थे। उस फकीर ने भी एक जंगली सा दिखाई पड़ने वाला फल सम्राट को भेंट किया। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया भी। इस फल को भेंट करने के लिए इतने दूर आने की जरूरत भी क्या थी, लेकिन फकीर है, फकीर के पास कुछ और हो भी नहीं सकता, तो उसने स्वीकार कर लिया। पास में बैठे वजीर को वो देता जाता था जो भी भेंट आती थी, उसने उसे दे दिया। ये क्रम 10 वर्षों तक चला। वो फकीर रोज सुबह आता और रोज वही उसी तरह का फिर एक जंगली फल ले आता। 10 वर्ष, और रोज सम्राट वजीर को फल दे देता। न तो उसने कभी पूछा, क्योंकि सैकड़ों सुबह भेंट लेने वाले देने वाले लोग थे, फुर्सत भी ना थी, समय भी ना था, और इस फकीर से पूछने जैसा भी कुछ नहीं लगा। पर एक दिन पास ही सम्राट का पाला हुआ बंदर भी बैठा हुआ था, और सम्राट ने वजीर को फल न देके बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया और उसके मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा जो फल में छिपा था नीचे गिर गया। सम्राट तो चौंका, इतना बड़ा हीरा तो उसने देखा भी नहीं था। वजीर से कहा कि बाकी फल कहां है? वजीर ने ये सोचा था कि जंगली फल है, पर फिर भी उसने सोचा कि सम्राटों के पास संभल के रहना पड़ता है, तो एक तलघरे में वो फेंकता जाता था, क्योंकि फलों का करोगे क्या, जंगली थे, खाने योग्य भी नहीं लगते थे, स्वाद भी ठीक नहीं था। तलघरा खोला गया, भयंकर बदबू से भरा था, क्योंकि सारे फल सड़ गए थे, लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच हीरे चमक रहे थे। ऐसे हीरे कभी सम्राट ने देखे नहीं थे। फकीर को कहा कि ये क्या राज, तुम क्या चाहते हो, किस लिए तुम 10 साल से ये भेंट ला रहे हो, और मैं कैसा अज्ञानी कि मैंने कभी देखा भी नहीं, मैंने समझा जंगली फल। उस फकीर ने कहा, होश ना हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। दूसरी समानांतर अर्थ की धारा शुरू होती। उस फकीर ने कहा, रोज ही जिंदगी लाती है, लेकिन जंगली फल समझ के तुम फेंकते चले जाते, और हर फल के भीतर हीरा छिपा है, जैसा तुमने कभी देखा नहीं। खैर, जो हुआ हुआ, अब पीछे की तरफ मत जाओ, अन्यथा फिर तुम चूक जाओगे, और आगे की तरफ भी मत दौड़ो, क्योंकि मैं देखता हूं सपने दौड़ रहे हैं, क्योंकि इतने हीरे, दुनिया के तुम सबसे बड़े सम्राट हो गए। आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ, मैं कुछ और तुमसे कहना चाहता हूं, वो सुन लो। सम्राट सजग होकर बैठा, ये आदमी कोई साधारण नहीं। अब तक समझे कि फकीर, जिंदगी साधारण नहीं है,
और जिंदगी ने तुम्हें जो दिया है वो बिल्कुल असाधारण, लेकिन तुम्हें होश नहीं। तुम हंसोगे कि 10 साल तक ये आदमी क्यों बेहोश रहा। तुम कई जन्मों से हो। राजा वीर विक्रमादित्य तुम भी हो। हजारों साल से तुम ऐसे ही बैठे हो और जिंदगी रोज फल दिए जा रही। हर पल छिपा हुआ जीवन का हीरा तुम्हारे पास आता। अब ये कोई साधारण आदमी ना था, राजा संभल के बैठ गया। उसने कहा कि कहो, तुम्हारी एक एक बात सुनने जैसी। उसने कहा कि मैं 10 वर्ष से आ रहा हूं इसी प्रतीक्षा में कि किसी दिन तुम जागोगे, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूं जो वीर हो, वो तुम हो। इसलिए विक्रमादित्य का नाम है वीर विक्रमादित्य। सिर्फ 2 आदमियों को भारत ने वीर कहा है, एक महावीर को, एक विक्रमादित्य को। निश्चित तुम वीर हो, इसमें कोई शक शुबा नहीं, लेकिन काफी नहीं है वीर होना। इसलिए मैं चाहता था जब तुम जाग जाओ वर्तमान के प्रति, तब मेरे काम के हो सकते हो। अब दोनों बातें घट गई, अब तुम महावीर हो। होश और साहस। मैं एक बड़े महान तंत्र के कार्य में लगा हूं। उसमें मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत हो जो बहुत वीर हो, जिससे कोई चीज भयभीत ना कर सके, और जो होशपूर्ण हो। अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस की रात है, तुम सांझ मरघट पे पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वो फकीर तो चला गया। सम्राट ने कई बार सोचा भी कि इस झंझट में पड़ना कि नहीं, लेकिन फिर ये तो कायरता होगी। और ये आदमी ऐसा है कि इसके साथ थोड़े दूर जाने जैसा है। पता नहीं, जैसे हम जंगली फल को फेंकते रहे, पता नहीं मरघट में कौन से स्वर्ग का या मोक्ष का द्वार खुल जाए। तो समझा बुझा के डर भी लगता था। बहादुर से बहादुर आदमी भी डरता है। तुम ये मत सोचना कि सिर्फ कायर डरते हैं, डरते तो बहादुर भी हैं। फर्क क्या है बहादुर और कायर में? बहादुर डरता है तो भी करता है, कायर डरता है भाग खड़ा होता है। डरते दोनों ही हैं। डरने के संबंध में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो डरे ही नहीं वो तो बहादुर भी क्या उसको कहना। वो तो लोहे लकड़ी का पत्थर का बना हुआ आदमी है, वो बहादुर भी नहीं है जो डरे ही ना। डर तो स्वाभाविक है, लेकिन बहादुर डर को किनारे पर रख देता और घुस जाता है, और भयभीत डर को सिर पर रख लेता, भाग खड़ा होता है। खैर, आधी रात विक्रमादित्य पहुंच गया मरघट पर। बड़ा डर लगता था, बड़ी भयंकर रात थी, और साधारण रात नहीं मालूम होती थी। कभी मरघट आया भी नहीं था, महलों में ही सदा रहा था। मरघट सिर्फ शब्द ही था। तुम भी कभी रात, अमावस की आधी रात मरघट जाओ, तब तुम्हें शब्द का अर्थ पता चलेगा। शब्दकोश में इसका अर्थ नहीं लिखा है। मरघट एक बड़ी अनूठी घटना है। चारों तरफ रहस्य, भय, खतरा, भूत प्रेत, चीख पुकार, और वो तांत्रिक फकीर अपना मंडल रच के बैठा है, नग्न, खोपड़ियां, एक जिंदा लाश को काट रहा है। उसने सब इंतजाम अपना कर रखा है जो उसे करना है। सम्राट से उसने कहा, आ गए ठीक। यहां से थोड़ी दूर, वो दूर दिखाई पड़ने वाला जो वृक्ष है, वहां एक लाश लटकी हुई। तुम्हें उस लाश को वृक्ष से उतार के ले आना है, लेकिन ध्यान रखना, सजग रहना और शांत रहना, क्योंकि जरा चूके कि ये कृपाण की धार पे चलना, जरा चूके कि गए, फिर मैं भी सहायता न कर सकूंगा। धड़कती छाती से विक्रमादित्य उस वृक्ष के पास पहुंचा। वहां बड़ा भय लगने लगा उसे, क्योंकि वहां कोई भी ना था, बिल्कुल अकेला था। और उस बड़े वृक्ष में लाशें लटकी हुई थी, एक नहीं 25। बड़ी बदबू आ रही थी। किसी तरह नाक को अवरुद्ध करके वृक्ष पर चढ़ा। हाथ पैर कप रहे थे, वृक्ष पर चढ़ना मुश्किल था। किसी तरह उस लाश की डोरी काटी। वो लाश जमीन पे धम से नीचे गिरी। न केवल गिरी, खिलखिला के हंसी। विक्रमादित्य के प्राण छूट गए होंगे। सोचा था मुर्दा है तो जिंदा मालूम होता है। जिंदा भी अजीब हालत में है। घबराया हुआ नीचे आया,
और उससे पूछा, क्यों हंसे, क्या मामला है? बस इतना कहना था कि लाश उड़ी, वापस जाके वृक्ष से लटक गई। और लाश ने कहा कि शांत होना तो ही तुम मुझे उस फकीर तक ले जा सकोगे, तुम बोले चूक गए। दोबारा लाश को काट के नीचे लाया। बड़ा मुश्किल था चुप रहना, क्योंकि जब आदमी को भय लगता तब वो कुछ बोलना चाहता, बोलने से भी थोड़ी राहत मिलती। गीत गुनगुनाने लगता है, थोड़ी हिम्मत बढ़ती, मंत्र पढ़ने लगता है, राम राम जपने लगता है, कोई सहारा चाहिए। अब बोलना भी नहीं, शांत भी रहना, भयंकर सन्नाटा और चारों तरफ मौत। शायद आदमी इसीलिए अतीत की सोचता है, भविष्य की सोचता है, क्योंकि डरता है। वर्तमान के क्षण में जीवन भी है और मौत भी, दोनों। क्योंकि वर्तमान में ही तुम मरोगे और वर्तमान में ही जीते हो। न तो कोई भविष्य में मर सकता है न भविष्य में जी सकता। तुम भविष्य में मर सकते हो, जब मरोगे तब अभी और यहीं वर्तमान के क्षण में मरोगे। आज मरोगे, कल तो कोई भी नहीं मरता। कल तो मरोगे कैसे, कल तो आता ही नहीं। जब मर नहीं सकते कल में, तो जियोगे कैसे? कल का कोई आगमन ही नहीं होता, कल है ही नहीं। जो है वो अभी और यहां। बोले कि चूक जाते हो, सोचे कि चूक जाते हो। बड़ा कस के उसने अपने को रोका। आदमी बहादुर था। मुर्दा नीचे फिर से काट के गिर पड़ा। भयंकर खिलखिलाहट की आवाज आई, छाती कब गई। नीचे उतरा, मुर्दे को कंधे पर रखा, चलने लगा। मुर्दे ने कहा, सुनो, राह लंबी, रात अंधेरी, और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक कहानी कहता हूं। ऐसी पहली कहानी। उसने कहा कि 3 युवक थे ब्राह्मण। ये विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता था चक्कर में, क्योंकि जब तुम सुनो तो पता नहीं बीच में बोल उठो या कुछ हो जाए, या कम से कम सुनने में लग जाओ और जो तुमने संभाल रखा है अपने को वो चूक जाए। क्षण में चूक सकती है बात। मगर इससे नहीं कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि नहीं कहते ये लाश उठेगी और फिर वृक्ष पे चढ़ना पड़ेगा, फिर काटो। तो वो चुप ही रहा और वो मुर्दा कहानी कहने लगा। उसने कहा, एक गुरु के आश्रम में 3 युवक थे। तीनों ही गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए। कहानी में रस आने लगा। प्रेम की कहानी में किसको रस नहीं आता? विक्रमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा। संभाल रहा है, लेकिन उत्सुकता जग गई, जिज्ञासा की, फिर क्या हुआ? तीनों एक से थे, योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली थे। गुरु मुश्किल में था कि किसको चुने। युवती भी मुश्किल में थी कि किसको चुने। कोई उपाय न देखकर युवती ने आत्महत्या कर ली। कोई रास्ता ही ना मिला और ये 3 के बीच वो बड़े द्वंद्व में घिर गई। और तीनों चुनने योग्य थे और मुश्किल था किसको छोड़े। और जानती थी जिसको छोड़ेगी वही जीवन भर पछतावे का कारण रहेगा। 2 को छोड़ना ही पड़ेगा, 3 से तो विवाह हो नहीं सकता। बड़ी अड़चन थी, हल कोई था ना। हल न देख के आत्महत्या कर ली। लाश जलाई गई। एक युवक उन 3 में से तो मरघट पर ही उसी राख के पास रहने लगा। उसी राख की धुनी रमा लेता और वहीं बैठा रहता। दूसरा युवक इतने दुख से भर गया कि यात्रा पर निकल गया अपना दुख भुलाने को। घूमता रहेगा संसार में, अब बसना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बसना था वही ना रही। अब घर नहीं बसाना, वो परिव्राजक हो गया, एक फकीर भटकता हुआ आवारा। और तीसरा युवक किसी आशा से भरा हुआ, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ऐसे मंत्र भी हैं कि अस्थि पंजर को पुनरुज्जीवित कर दें। तो उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली। रोज उनको गंगा ले जाता, धो के साफ करता, फिर ले आकर रख लेता, उनकी रक्षा करता कि कभी कोई मंत्र का जानने वाला मिल जाए। वर्षों बीत गए। जो घूमने निकल गया था यात्रा पर, उसे एक आदमी मिल गया जो मंत्र जानता था। उसने उससे मंत्र सीख लिया, मंत्र का शास्त्र ले लिया, भागा। अब डरा, वो घबराया कि पता नहीं अब अस्थि पंजर बचे भी होंगे, क्योंकि वो तो कभी के फेंक दिए गए होंगे।
लेकिन आके आश्वस्त हुआ, अस्थि पंजर बचाए गए थे, उनको संजो कर रखा था उसके साथी ने। उसने मंत्र पढ़ा, वो युवती पुनरुज्जीवित हो गई, पहले से भी ज्यादा सुंदर, मंत्र सिक्त, उसकी देह स्वर्ण जैसी, अभी अभी ताजी, जैसे कमल का फूल अभी अभी खिला हो। फिर कलह शुरू हो गई, क्या वो किसकी? अब तक सम्राट भी भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है, और ये सुनने में लग गया था जैसा तुम सुनने में लग गए। उस मुर्दे ने पूछा कि सम्राट गौर से सुनो, क्योंकि फिर झगड़ा खड़ा हो गया। अब सवाल है कि इन तीन में से युवती किसकी? तुम्हारा क्या ख्याल है? और अगर तुम्हारे भीतर उत्तर आ जाए, और तुमने अगर उत्तर न दिया तो तुम इसी क्षण मर जाओगे। हाँ, उत्तर ना आए कोई हर्जा नहीं। बड़ा मुश्किल है उत्तर का ना आना। आदमी का इतना बस थोड़ी है अपने मन पर। कोई बुद्ध पुरुष हो तो ना आए, ठीक है, सुन लिया प्रश्न, उत्तर ना आया, कोई हर्जा नहीं। विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में पड़ा। उत्तर तो आ रहा है। बुद्धिमान आदमी था, तर्कनिष्ठ था, समझदार था, शास्त्र पढ़े थे, तर्क साफ था। अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा कि बोल, अगर उत्तर आ रहा है तो बोल, अन्यथा इसी वक्त मर जाए। तो उसने कहा उत्तर तो आ रहा है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। उत्तर मुझे ये आ रहा है कि जिसने मंत्र पढ़ के युवती को जगाया वो तो पिता तुल्य है, उसने जन्म दिया, इसलिए वो विवाह नहीं कर सकता, वो तो कट गया। जिसने अस्थियां संभाली और रोज गंगा में स्नान कराया वो पुत्र तुल्य है। कर्तव्य, सेवा, उससे शादी नहीं हो सकती। प्रेमी तो वही है जो धूनी रमाए, राख लपेटे, भूखा प्यासा मरघट पी बैठा रहा, न कहीं गया न कहीं आया। विवाह तो उसी से। लाश छूटी, जाके वृक्ष से फिर लटक गई, क्योंकि ये आदमी बोल गया। ऐसी 25 कहानियां चलती। जीवन में तुम चूकते हो जब भी मूर्छा पकड़ लेती, जब भी तुम होश खो देते हो, जब भी जागे हुए नहीं होते, तत्क्षण जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। जब भी तुम जरा से अशांत हो जाते हो, विचार की तरंगें चल जाती, तभी जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। क्योंकि विचार की तरंग और तुम वर्तमान से च्युत, इधर उठी तरंग, उधर तुम हटे वर्तमान से। वो विक्रमादित्य हार गया। वो फिर ऐसी 25 कहानियां चलती हैं पूरी रात, और हर बार चूकता जाता है, हर बार चूकता जाता है। 25वीं कहानी पर संभल पाता है। हर कहानी में ज्यादा हिम्मत बढ़ती है, साहस बढ़ता है, ज्यादा देर तक रोकता है, ज्यादा देर तक विचार की तरंगें नहीं अंकंपित करती। 25वीं कहानी आते आते कहानी चलती रहती है। विक्रमादित्य सुनता रहता है, भीतर कुछ भी नहीं होता। जीवन एक तैयारी है। यहां बहुत कुछ है तुम्हें उलझा लेने को। बाजार है पूरा, मीना बाजार। वहां सब तरफ बुलावा है, उत्सुकता को, जिज्ञासा को, मनोरंजन को। प्रश्न है, विचार की सुविधा है, सोच विचार का उपाय है, चिंता का कारण है, सब तरह के उलझाव हैं। अगर तुम इस सारे संसार से ऐसे गुजर जाओ जैसे विक्रमादित्य उस मरघट से बिना बोले चुप और जागा हुआ 25वीं कहानी पे गुजर सका, तो ही तुम वर्तमान क्षण की अनुभूति को उपलब्ध होगे। अन्यथा तुमने वर्तमान जाना ही नहीं है। तुम वर्तमान से गुजरे जरूर हो, क्योंकि और कोई जगह नहीं जहां से तुम गुजरो, लेकिन बेहोश सोए हुए गुजरे हो। या तो अतीत में खोए हुए गुजरे हो, या भविष्य में डूबे हुए गुजरे हो। वर्तमान से तुम्हारा कभी तालमेल नहीं बैठा, वर्तमान से संगीत नहीं छिड़ा, वर्तमान के साथ स्वर नहीं मिले। वर्तमान से स्वर मिल जाएं, तुम पाओगे एक ही है, अनेक उसके रूप हैं। एक है सागर, अनेक हैं लहरें।
नमस्कार, स्वागत है आपका इस एक और नए वीडियो के इस एक और नए डीप डाइव सेक्शन में। विक्रम बेताल की कहानी, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड, जबकि पुराने वाले चैनल पर भी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो रही है ये मेरी, और ये खो गई थी, मेरे पास नहीं थी। ये बड़ी मुश्किल से चाहे से तैसे ढूंढ कर निकाली, लेकिन मिल गई फाइनली। तो ये आपके सामने पेश करी है मैंने, वो विक्रम बेताल की कहानी जिसके बारे में ओशो ने चर्चा करी थी। ये कहानी एक बहुत हमारे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव और ओशो का एक सबसे बड़ा संदेश, लिव इन द मोमेंट, डू एवरीथिंग इन द मोमेंट। जहां तक कि उन्होंने इतना भी कहा है कि अगर मोमेंट में रहते रहते लड़ाई हो जाए तो करो लड़ाई, इतनी शक्ति से करो जितनी तुम्हारे अंदर है, लेकिन मोमेंट में रहकर। और मोमेंट में रहकर से मतलब है तुम लड़ाई किसी बिलीफ के लिए मत करो, किसी धारणा के लिए मत करो, क्योंकि अगर तुम मोमेंट में हो, अपनी करंट चीज पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं कि तुम किसी अपनी बिलीफ और धारणा के प्रति लड़ लो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इसके लिए मतलब लिव इन द मोमेंट की ये तक शक्ति ओशो के द्वारा बताई गई है। आगे में और भी फिलोसोफर्स जैसे कृष्णमूर्ति, बुद्धा, मार्कस ऑरेलियस, स्टोइकिज्म से रिलेटेड, मतलब इनके भी मैं आपके सामने विचार अभी प्रस्तुत करूंगा अगले सेक्शन में। आप जान पाओगे कि कितना जरूरी और कितना ज्यादा सिंपल स्टेप है हम लोगों के लिए। अब देखो, अगर हम लिव इन द मोमेंट को केवल बोलने से ज्यादा उसको हम जीने लगे तो कितना आसान है, कितना ज्यादा आसान है हमारे लिए एक पूरा जीवन बिताना या नॉर्मल लाइफ अपनी में काम करना। बात करेंगे हम इन सब चीजों की। उससे पहले आप सब लोगों ने अगर हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज उसे ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर अब बहुत ही जल्दी फरवरी खत्म होते होते उस पर हम ऑडियोज और जो पुराना टेलीग्राम पर कंटेंट हम डालते थे वो सब वापस शुरू हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर तो रेगुलर कंटेंट रोज पोस्ट होता है, रोज। तो आप प्लीज उसको ज्वाइन करें, सपोर्ट करें, प्यार करें। जो आपके सुझाव हो वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किस टॉपिक पर आप अगला सुनना चाहते हैं उसके बारे में जो भी आपके विचार हो जरूर बताएं। उससे पहले बात करते हैं मैं इस वाली वीडियो के डीपर डाइव सेक्शन की। इसमें वही सेक्शन होंगे, पहला मदर फिलोसॉफी सेक्शन से शुरुआत कर मॉडर्न साइंस में किस तरीके की बातें कही गई हैं उनको जोड़ तोड़ कर आपके सामने पेश करेंगे, और अंत में सबको सम अप करते हुए फाइनल मैसेज के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। तो बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अदर फिलोसॉफी सेक्शन में बात करते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की। इनका कोर आइडिया था द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम कभी प्रेजेंट में नहीं होते, हम या तो पास्ट की मेमोरीज पे रिएक्ट कर रहे होते हैं या फ्यूचर की इमेजिनेशन में अपना टाइम गुजार रहे होते हैं। उनका कहना था टाइम इज साइकोलॉजिकल, द पास्ट एंड फ्यूचर एग्जिस्ट ओनली इन थॉट। काफी रिवॉल्यूशनरी थॉट कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ये समझ पाना और इस बात की इतनी अहमियत को समझना है कि जो है वो अभी है, इससे पहले जो हुआ वो मेरे पास नहीं है, जो उसके बाद होगा उसका मुझे पता नहीं है। तो क्या ही मतलब उन चीजों का। कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग 3 बातें जो उनकी तरफ से कही गई और जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग पहली बात, प्रेजेंट मोमेंट को देखना मतलब बिना जजमेंट के देखना। ये इससे पिछली वीडियो में मेरी लाइन भी थी, मैंने बोली थी कि बिगेस्ट ब्लेसिंग अ ह्यूमन बीइंग कैन हैव इज टू ऑब्जर्व एनीथिंग बट विदाउट गेटिंग जज्ड और विदाउट डूइंग जजमेंट्स। वही बात है, आप ऑब्जर्व हर चीज कर रहे हो, आपके सामने बच्चा कूद रहा है, भाग रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, आप बैठे हुए हो, पत्ता गिरा, पक्षी आया, ये सारी चीज ऑब्जर्व हो रही है।
लेकिन क्या मैं उनको कुछ जज कर रहा हूँ? अगर जवाब हमारा नहीं है तो शायद हम कृष्णमूर्ति और ओशो जैसे महान विचारकों के संदेश के आसपास चल रहे हैं। इन्होंने दूसरी जो सबसे जरूरी बात कही वो थी कि जब तुम किसी इमोशन को नाम देते हो, ये गुस्सा है, ये जेलसी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तब तुम पास्ट की कंडीशनिंग से देख रहे हो। और हालांकि बात सही ही है, क्योंकि तुम्हें कैसे पता ये गुस्सा है? किसी ने पहले बताया होगा, किसी ने समझाया होगा। ये वही बात है, देखो, जो शुरुआत में मैंने बोली, जो ओशो ने कहा कि लिव इन द मोमेंट में रहते हुए अगर लड़ाई भी हो रही है और उसकी नौबत आ गई है तो लड़ो। क्योंकि अगर मैं लिव इन द मोमेंट हूं तो मुझे नहीं पता कि ये चीज सही है या गलत है। कैसे पता हो सकती है मेरे को? कैसे पता हो सकती है हमको? हम अगर एक क्षण में मौजूद हैं सब जने और हमको कुछ नहीं पता इससे पहले क्या, इसके बाद में क्या, तो जो वहां घटेगा हम वो करेंगे। हमें क्या पता इसको दुनिया की नजर में सही कहा जाएगा या गलत। कृष्णमूर्ति की तीसरी बात थी, रियल अवेयरनेस तब होती है जब तुम ऑब्जर्व करते हो बिना इंटरफेरेंस की। सिंपल एग्जांपल से अगर मैं बोलूं तो, अगर तुम दुखी हो तो नॉर्मल माइंड कहेगा मैं दुखी हूं क्योंकि कल ये हुआ था। कृष्णमूर्ति क्या कहेंगे? ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लोगों के लिए ये समझना कि वो क्या कहेंगे, और उससे ज्यादा उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये क्यों का जवाब हम सबको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति, ओशो, बुद्धा, महावीर, इन लोगों की बातों से हम सुन तो सकते हैं कि अच्छा ये, लेकिन क्यों, ये जवाब हमारे पास है, हमारे अंदर ही। टॉपिक पे आते हुए कृष्णमूर्ति क्या कहेंगे? कृष्णमूर्ति कहेंगे कि जस्ट ऑब्जर्व सैडनेस, डोंट एस्केप इट। जो इससे पुरानी थर्सडे की वीडियो है, सॉरी, जो आने वाली थर्सडे की वीडियो है इसी टॉपिक पर है। माइंड वर्सेस हार्ट, इमोशन वर्सेस थिंकिंग। कैसे हम अपने इमोशंस को दबा लेते हैं, कैसे हमें एक हमेशा माइंड और हार्ट के बीच में एक कंपटीशन हर वक्त छिड़ा रहता है। जरूर देखिएगा वो आने वाली थर्सडे की वीडियो। अब हम बात करेंगे हमारे आज के दूसरे फिलोसोफर गौतम बुद्ध के बारे में। उनका कोर आइडिया था माइंडफुलनेस, यानी सती। बुद्धा ने सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट मोमेंट को समझाया। बुद्धा ने सबसे पहले हमारे सामने वो नींव रखी जिससे हम समझ सकें कि ये क्षण ही है जो है। बुद्धा का कहना था, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कंसंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट। आपको सब बातें सुनने में एक सी लगेंगी कि मतलब तो एक ही है। हाँ देखो, मतलब तो सबका एक ही, लेकिन ये हो जाता है ना कि किसको किसकी बात किस तरीके से हिट कर जाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने ला सकूं वो लाऊं। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं कि हम एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के तरफ अपना वो बना लेते हैं, पीओवी कह लो, परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो बहुत सारी बातें शायद उसकी सुनती हुई सही भी होती हुई हमको नहीं आती, और किसी और की वो सेम बात कही हुई आ जाती है। तो हर किसी का अपना अपना नजरिया, हर किसी का अपना अपना तरीका है। मेरा काम है आपके लिए जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव में उस एक टॉपिक को जो हम चुनते हैं उसके आसपास ला सकूं, जितने ज्यादा तरीके से उस एक टॉपिक को आपकी तरफ दे सकूं मैं। बस मेरा एक ये छोटा सा उपदेश उद्देश्य समझ समझ लो। बुद्ध ने 4 फाउंडेशन बताए माइंडफुलनेस होने के। सबसे पहले उन्होंने बताया बॉडी को ऑब्जर्व करो। फिर उन्होंने बताया ब्रीथ को ऑब्जर्व करो।
फिर उन्होंने बोला कि फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो, और लास्ट था उनका थॉट्स को ऑब्जर्व करो। अगर ये सारी बातें देखोगे तो वही है कि यही है वो सारी चीज, और इसके अलावा बचा क्या। बुद्धा के अकॉर्डिंग दुख का रूट है अटैचमेंट। अटैचमेंट पास्ट या फ्यूचर से ही होता है। जब तुम सांस को कॉन्शियसली देखते हो तुम प्रेजेंट में आ जाते हो। इनडायरेक्टली दुख का अस्तित्व खत्म होने वाली बात है। वो है मैथ का इक्वल्स टू बी। देखो, दुख अटैचमेंट पे डिपेंड, दुख का अटैचमेंट पे गया, जो मैथ के पढ़िए वो समझ पाएंगे। दुख अटैचमेंट पर गई, अटैचमेंट फ्यूचर पे गया। अब मैं वहां से फ्यूचर ही हटा दिया तो फिर दुख, तो दुख हट गया ना इवेंचुअली, क्योंकि अटैचमेंट तो फ्यूचर पे थी। अटैचमेंट हटी तो दुख भी हट गया, तो इवेंचुअली बचा क्या, प्रेजेंट। अभी बोला मैंने थोड़े इस तरीके से, पता नहीं किसको कैसा लगे, बट शायद कुछ लोग समझ पाए होंगे। ये वीडियो शॉर्ट है तो आज के लास्ट फिलोसोफर लाओ त्से की हम बात करेंगे। लाओ त्से की किताब है एक, ताओ ती चिंग। अरे हाँ, अगर आप लोग चाहोगे तो ये बुक्स के रेफरेंसेस, ओशो की बुक इस टॉपिक के अराउंड, और आपका जो मैं रिसर्चेस आपके साथ शेयर करता हूँ उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। बट आप लोग बोलोगे जब ही उसका फायदा है, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि आप लोग उसको सुनना चाहते हो, देखना पढ़ना चाहते हो। तो अगर आप चाहोगे तो वो मैं कर सकता हूँ, आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। हाँ, तो लाओ त्से की मेन फिलोसॉफी थी, तीन इन्होंने अपनी मेन फिलोसॉफी थी इस टॉपिक के अराउंड, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली उन्होंने बोला लाइफ को फ्लो करने दो, फोर्स मत करो, दूसरा। और तीसरा, नेचुरल रिदम के साथ जियो। कुछ अलग नहीं है ऑब्वियसली, क्या अलग होगा। बात है बोलने का तरीका, किस लेवल पर फिलोसोफर्स ने बात करी है। इनका एक बहुत फेमस थॉट था लाओ त्से का, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये था कि, इसको सुनना, इफ यू आर डिप्रेस्ड यू आर लिविंग इन द पास्ट, इफ यू आर एंशियस यू आर लिविंग इन द फ्यूचर, इफ यू आर एट पीस यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट। और यही है, प्रेजेंट में रहना मतलब रेसिस्टेंस छोड़ देना। रेसिस्टेंस पास्ट की, रेसिस्टेंस कल क्या होगा उसकी। ये सब एक हर्डल है। कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है ये वाला लाओ त्से का, बुद्धा का, कृष्णमूर्ति का, कि हम समझें कि जो है अब है। और जब हम ये मान लेंगे कि जो है अब है, तो ना तो हमें किसी इमोशंस का पता, कैसे पता होगा, क्योंकि अनकॉन्शियसली हमने अपने आप को रिलीज कर दिया। कॉन्शियस हमारा मोमेंट पर है। तो अब मैं अगर कुछ खा रहा हूं तो मैं बस खा रहा हूं, मैं नाच रहा हूं तो मैं बस नाच रहा हूं, मैं खेल रहा हूं तो मैं खेल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूं। ओशो का एक बहुत फेमस थॉट आपने बहुत लोगों से सुना होगा, मैंने तो इनफैक्ट मतलब बड़े बड़ी जो जिन लोगों ने कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ में, अचीव इन दी सेंस मेटामॉर्फिकली, और कुछ बिजनेसेस बिल्ड करे हैं। आप जो ओशो, उन्होंने बहुतों ने बोला है कि ओशो का एक थॉट था कि जो करो वो हो जाओ। यही है लिव इन द मोमेंट। हम सब आज में, अभी में अगर जीना शुरू कर दें तो हम जो कर रहे हैं वो हो जाएंगे। और शायद जो हम इतने सालों से चाहते हैं वो अपने आप एक लाइफ स्टेज की तरह आएगा, हमको दिखेगा, हम उसमें अपने आप आ जाएंगे। उसको अगर हम चेज करेंगे तो लिव इन द मोमेंट कहीं पीछे छूट जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे मॉडर्न साइंस स्टडीज में किस तरीके से चर्चा करी गई है। सबसे पहले हम देखेंगे हार्वर्ड की एक स्टडी हुई थी, जिसके रिसर्चर्स थे मैथ्यू किलिंगवर्थ एंड डेनियल गिलबर्ट। इनकी स्टडी थी अ वॉन्डरिंग माइंड इज एन अनहैप्पी माइंड, 2010 में करी थी। इसमें क्या मिला, पहली फाइंडिंग थी लोग 47% टाइम
माइंड वॉन्डरिंग में स्पेंड करते हैं। यानी अगर दिन के 24 घंटे हैं तो उसका 50% हो गया 12 घंटे। 12 घंटे से बस थोड़ा सा कम, उतना टाइम हम बस ये सोचने में स्पेंड कर देते हैं कि अरे जब क्या होगा, अरे यार जब वो गलत हो गया था या होगा, है कि हम बात नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट इसमें आया कि जब माइंड प्रेजेंट से बाहर होता है तो हैप्पीनेस लेवल गिर जाता है। चाहे एक्टिविटी बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग, प्रेजेंट में रहना हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है। और ये मैं फिलोसॉफी नहीं बता रहा हूँ आपको, ये स्टडी है हार्वर्ड की, आप जाकर पढ़ लो इसको। आप चाहोगे तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ये स्टडीज है साइकोलॉजिकली पावरफुल। लाइन थी इसकी एक स्टडी की जो मैं आपके साथ बताऊंगा। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, इट्स अबाउट वेदर योर माइंड इज वेयर योर बॉडी इज। जो करो वो हो जाओ, सिंपली अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो। दूसरी स्टडी जो मैं आपके साथ बताऊंगा वो ही थी माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, MBSR। इसमें यह था कि 8 वीक MBSR प्रोग्राम हुआ। उसमें पाया गया एंजाइटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है, डिप्रेशन सिम्टम्स कम होते हैं और इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव होता है। कब? जब हम अपने आप को लिव इन द मोमेंट में रखते हैं। ब्रेन स्कैन्स में भी जहां तक कि देखा गया कि जो हमारा फियर सेंटर होता है, अमाइगडाला का साइज और एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, और जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो स्ट्रॉन्गर होता है। यानी जो हमारा सेल्फ कंट्रोल एरिया होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बढ़ता जाता है, और जो अमाइगडाला फियर सेंटर है वो कम होता जाता है। अब ये तो साइकोलॉजी फिलोसॉफी से हम ऊपर जा चुके हैं, साइंस में है ये चीजें मौजूद। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि अरे ज्ञान की बातें हैं। उस तरीके से बहुत लोग नकार देते हैं बहुत सारी चीजों को, तो आप उसको उस तरीके से तो नहीं बोल सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है फ्लो स्टेट रिसर्च, इसकी चर्चा पहले भी बहुत बार करी है मैंने। ये माहिले मेहले के द्वारा करी गई थी एक स्टडी, साइकोलॉजिस्ट थे। फ्लो क्या है? फ्लो स्टेट अगर आप समझो तो आप सब लोगों ने 110% आई एम श्योर कभी ना कभी 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट को हमेशा आप हर दिन उसमें जाते हो, जहां आप इतना ज्यादा उस काम में एक साथ घुस जाते हो कि आपको पता ही नहीं होता कि मेरे साइड में कोई है, कोई आकर चला गया, कॉल आकर कट गया, किसी का मैसेज आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, नहीं पता होता। ड्राइविंग करते हुए हो जाती है, कभी कभी पढ़ते टाइम हो जाती है। और आप इमेजिन करो फ्लो स्टेट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट है, क्योंकि फ्लो स्टेट का मतलब है कि मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं तो मुझे बस मैं पढ़ ही रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरे भी 1 घंटे पहले शायद पेट में दर्द था, अब हो रहा है नहीं पता। किसी ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से कुछ मेरी लड़ाई हो गई है, क्या वो मेरे दिमाग में आ रहा है? नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे नहीं पता ना। फ्लो स्टेट में तो मैं पढ़ रहा हूं। आर्टिस्ट, कोडर्स, मैथमेटिशियंस, एथलीट्स, सबने ये एक्सपीरियंस करा है। और जितने भी बड़े एथलीट में, जितने भी जो भी मैंने वो बताई, इसमें जो भी बड़ा है उससे पूछ लो, उसके कुछ भी स्टडी, इंटरव्यू, बुक कुछ भी उठा लो, फ्लो स्टेट को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और बोला जाता है कि पीक परफॉर्मेंस तब आता है जब माइंड कंप्लीटली प्रेजेंट होता है, और उसी को हम फ्लो स्टेट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो शायद, इसको आपको देखना पड़ेगा, लेकिन बस है कि हो जाओ। धीरे धीरे टाइम लगता है फ्लो स्टेट तक। कभी कभी जब अपने आप होगी तो वो तो आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि हो गई और फिर अरे इतनी जल्दी इतना ज्यादा पढ़ लिया, इतना ज्यादा काम हो गया। लेकिन अगर मन से चाहते हो अचीव करना तो मेडिटेशन, स्टोइकिज्म, इन तरीके की बातों से आपको थोड़ा रूबरू होना पड़ेगा। कुछ एज सच बड़ी टर्म नहीं है, कुछ एज सच वो नहीं है कि नाम है फ्लो स्टेट तो कुछ बहुत बड़ी बात होगी, कुछ बड़ी बात नहीं है। हर दिन हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ वो पल घटते हैं, बस कोशिश करनी है हमें
उन पलों को धीरे धीरे बढ़ाने की, और एक स्टेट फिर अपने आप ऐसी आ जाएगी कि जब आप खुद वो हो जाओगे, आपको नहीं पता होगा पास्ट फ्यूचर के बारे में। अब हम बात करते हैं फाइनल मैसेज सेक्शन की। जैसा कि वीडियो छोटी थी तो इतना ही पार्ट काफी बड़ा हो गया, तो फाइनल मैसेज सेक्शन हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा छोटा हो सके उतना ज्यादा छोटा रखने की। तुम्हारा नर्वस सिस्टम 2 मोड्स में काम करता है, सर्वाइवल मोड, रिस्टोरेशन मोड। जब तुम फ्यूचर की टेंशन या पास्ट के गिल्ट में होते हो तो तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चला जाता है। लेकिन जब बस इस पल को फील करते हो, सांस लो, दिल धड़कने दो, हवा को महसूस करो, बॉडी खुद ब खुद रिस्टोरेशन मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये कोई बिलीफ नहीं, ये बायोलॉजी है। और स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? वही जो हर मिस्टिक ने अलग लैंग्वेज में कहा, रियलिटी इज नाउ। तुम लाइफ को कल जीने की प्लानिंग करते हो, लेकिन लाइफ कभी कल आती ही नहीं। फ्यूचर एक प्रॉमिस है, पास्ट एक मेमोरी है, दोनों मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं। रियल क्या है? ये धड़कन, ये सांस, ये अवेयरनेस, और इस पल में तुम। और जो इस पल को पकड़ लेता है वो लाइफ को पकड़ लेता है। कल का इंतजार करते करते मिट जाना, वरना जिंदगी तुम्हें मिलकर भी तुमसे मिल नहीं पाएगी। अंत करते हैं वीडियो का इन 2 खूबसूरत लाइनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, थर्सडे को मिलेंगे आपसे। थर्सडे की वीडियो मिस मत करना, बिल्कुल मिस मत करना। हार्ट वर्सेस माइंड, दिल या दिमाग, मन के विचार को क्यों नहीं दबाना चाहिए, उसको जरूर सुनना। अभी तक आपको जो कंटेंट पसंद आया उसकी तारीफ करना, मतलब तारीफ करने दी थे, हमको उसके बारे में फीडबैक देना। जो नहीं पसंद आया उसके बारे में ज्यादा फीडबैक देना, ताकि हम और ज्यादा अच्छे से अपने आप को बेहतर कर सके। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। धन्यवाद, आपने मेरी बात यहाँ तक सुनी, उसके लिए बहुत बहुत प्यार।